चुनाव ये सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते हैं ना, ये असल में किसी भी इलाके की जमीनी हकीकत, वहां के लोगों की उम्मीदों और उनकी मुश्किलों का एक आईना होते हैं। आज हम सगरी विधानसभा के 2022 के जनादेश को गहराई से समझेंगे, पूरी तरह से डेटा पर आधारित और बिना किसी पक्षपात के। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये समझना है कि आंकड़ों के पीछे एक मजबूत जनादेश कैसे बनाया जाता है और कैसे गंवा दिया जाता है। तो बात करते हैं सगरी की। ये सीट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है, जिसे भारत का सियासी दिल भी कहा जाता है। यहाँ की राजनीति की धमक सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, दिल्ली तक महसूस होती है। और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक समीकरणों को समझे बिना हम यहाँ के चुनावी नतीजों की असली कहानी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है, आखिर कोई भी विधानसभा सीट जीती और हारी कैसे जाती है? क्या ये सब कुछ सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे पर निर्भर करता है, या फिर इसमें संगठन की ताकत, जमीन से जुड़े मुद्दे और एक साफ कहानी, ये सब मिलकर जनादेश तय करते हैं? चलिए देखते हैं 2022 का सगरी चुनाव हमें इन सवालों के क्या जवाब देता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सगरी की नब्ज को समझेंगे, फिर 2022 के नतीजों के पीछे के आंकड़ों को खंगालेंगे। इसके बाद हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे और पिछले 7 चुनावों के पैटर्न को पकड़ेंगे। और आखिर में इन सब से सीखकर एक बेहतर गवर्नेंस का खाका और जनादेश का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो पहला कदम सगरी की नब्ज को समझना, यानी वहां के लोग, उनकी रोजी रोटी और उनके सामाजिक समीकरण क्या कहते हैं। तो सगरी का सामाजिक तानाबाना कैसा है? देखिए, यहाँ मुख्य तौर पर यादव, राजभर, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के समुदाय हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती, और उसमें भी खासकर गन्ने की फसल। जहाँ तक राजनीति की बात है, यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं रहे हैं, इसलिए ये सीट हमेशा से ही एक खुला मैदान रही है। और जब हम लोगों की बात सुनते हैं तो 3 चिंताएं सबसे ऊपर आती हैं: युवाओं के लिए रोजगार, सुरक्षा और दिन ब दिन बढ़ती महंगाई। अब आते हैं असल खेल पर, यानी 2022 के नतीजों पर। देखते हैं आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। साल 2022 में सगरी विधानसभा में वोट देने का हक रखने वाले लोगों की संख्या थी करीब 3,95,000। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस क्षेत्र की राजनीतिक अहमियत को दिखाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन 4.25 लाख लोगों में से वोट डालने आए सिर्फ 54.41%। अब सोचिए, बाकी 45% लोग कहाँ थे? क्या वो सिस्टम से नाराज थे, या कोई भी पार्टी उन्हें घर से निकालकर बूथ तक खींचकर नहीं ला पाई? देखिए, जब भी वोटिंग कम होती है, ये पार्टियों के लिए एक खतरे की घंटी होती है। और जो लोग वोट देने आए, उन्होंने वोट किसे दिया, ये देखिए। बीजेपी को मिले 43.70% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 37.79%, करीब 6% का सीधा फासला। और चुनावी राजनीति में ये एक बहुत बड़ा मार्जिन माना जाता है। और ये जो 6% का फर्क था वोटों में, इसका मतलब हुआ 12,748 वोट। ये छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक साफ और निर्णायक जीत थी, जिसने विपक्ष को ये साफ साफ बता दिया कि उसे कितनी लंबी दूरी तय करनी है। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि एक एक वोट की कितनी कीमत है। और यहीं पर एक बात और समझना जरूरी है, राजनीति हो या कोई भी सार्वजनिक मंच, हमारी बातों में हर नागरिक के सम्मान का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की नींव है, और एक सेहतमंद लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। कोई भी चुनाव अचानक नहीं होता, उसके पीछे सालों का एक पैटर्न, एक इतिहास छिपा होता है। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और सगरी के पिछले 7 चुनावों के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल देखिए, ये सगरी की पूरी चुनावी कहानी बयां कर रही है। 2012 में समाजवादी पार्टी अपने चरम पर थी 43.3% वोट के साथ, लेकिन उसके बाद एक तरह की अदृश्य दीवार सी बन गई है 38% की, जिसे पार्टी पार नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, 2017 में 42% और 2022 में लगभग 44%। ये दिखाता है कि पार्टी ने एक वोट बैंक बनाया है और उसे लगातार बनाए रखा है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इस हार ने समाजवादी पार्टी की कुछ अंदरूनी कमजोरियों को सामने ला दिया, जैसे बूथ मैनेजमेंट का कमजोर होना, मतलब चुनाव के दिन जमीन पर पकड़ ढीली थी।
पार्टी की कहानी युवाओं को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही थी और उम्मीदवार की अपनी पहचान तो थी, लेकिन उनका जमीनी नेटवर्क उतना मजबूत नहीं था। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, लेकिन अब इसका समाधान क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट, यानी लोगों की शिकायतों से एक ठोस एजेंडा कैसे बनाया जाए। जब हम किसानों के पास गए तो उनकी सीधी सी बात थी, गन्ने का सही दाम नहीं मिल रहा, डीजल पर जो सब्सिडी थी वो भी बंद हो गई। ये सिर्फ शिकायत नहीं, ये उनके घर के चूल्हे से जुड़ा सवाल है। और युवा, उनकी अपनी परेशानियां हैं। सरकारी नौकरियों के रिजल्ट अटके पड़े हैं, तैयारी करनी है तो कोई अच्छा कोचिंग सेंटर तक नहीं है। ये उनकी उम्मीदों और उनकी हताशा की आवाज़ है। इसी तरह महिलाओं की अपनी चिंताएं हैं। जब बाहर निकलो तो सुरक्षा की फिक्र होती है और घर में गैस सिलेंडर भरवाने का खर्चा बढ़ता जा रहा है। ये दोनों मुद्दे, सुरक्षा और महंगाई, सीधे उनके जीवन से जुड़े हैं। अब जरा उम्मीदवार के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। देखिए, पब्लिक में पहचान ठीक ठाक है, 10 में से 6.5, लेकिन जमीनी नेटवर्क, डिजिटल मौजूदगी और सबसे जरूरी, सभी जातियों में अपील, इन सब में स्कोर बहुत कम है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक समुदाय का वोट काफी नहीं होता और जमीन पर और डिजिटल दुनिया में दोनों जगह सुधार की बहुत जरूरत है। और जब हम डिजिटल मौजूदगी और लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो एक और बात बहुत जरूरी हो जाती है। आज के दौर में किसी भी तरह के राजनीतिक कैंपेन में लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना ही होगा। ये भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून की भी मूल भावना है। वोटर्स का डेटा एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक टूल नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जनादेश का रास्ता, यानी खोया हुआ विश्वास वापस पाने के लिए एक 90 दिन की ठोस रणनीति क्या हो सकती है। ये एक सीढ़ी की तरह है जिसे 90 दिनों में चढ़ना है। पहला कदम D90, यानी चुनाव से 90 दिन पहले हर वार्ड में जाकर छोटी छोटी सभाएं करना और लोगों की असल शिकायतें सुनना। फिर D60, सपा सुनती है जैसी एक मोबाइल वैन शुरू करना जो हर गांव गली तक पहुंचे। D30, घर घर जाकर एक छोटी सी बुकलेट देना। और आखिरी फेज में डिजिटल दुनिया में रील्स और व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात हर वोटर तक पहुंचाना। और उस बुकलेट का मैसेज क्या होगा? देखिए, यहीं पर असली रणनीति है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ स्थानीय और ठोस वादों पर फोकस करना होगा, वो वादे जिन्हें लोग देख सकें, महसूस कर सकें। दूसरी तरफ बीजेपी की बात राष्ट्रीय योजनाओं पर होगी। ये स्थानीय बनाम राष्ट्रीय का एक सीधा मुकाबला तैयार करेगा। तो आखिर में कुछ सीधी और साफ सलाह। उम्मीदवार को मीडिया से बात करने की नई ट्रेनिंग दी जाए। संगठन के पुराने और अनुभवी नेताओं को छोटी छोटी रैलियों के लिए मैदान में उतारा जाए। डिजिटल टीम हर बूथ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और क्या बदला जैसे तुलना करने वाले वीडियोस बनाए। और सबसे जरूरी, डेटा का इस्तेमाल करके वोटर्स को समझना शुरू किया जाए, क्योंकि आखिर में मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि शासन करने का एक असली जनादेश हासिल करना है। एक ऐसा जनादेश जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई सकारात्मक बदलाव ला सके, क्योंकि राजनीति का असली मकसद सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए।